नमस्कार। आज हम मध्यकालीन हिंदी कविता की आत्मा में झांकने वाले हैं। हम उस चीज को समझने की कोशिश करेंगे जो सदियों पुरानी कविताओं को आज भी इतना इतना ताजा और असरदार बनाती है। ये कॉन्सेप्ट है रस। कभी सोचा है कि सैकड़ों साल पहले लिखे गए कुछ शब्द आज भी हमारे अंदर इतनी गहरी फीलिंग्स कैसे जगा देते हैं? आखिर ऐसा क्या जादू है उनमें जो वक्त और जमाने की सरहदों को पार कर जाता है? जानते हैं, इसका जवाब एक बहुत ही पावरफुल आइडिया में छुपा है, और वो है रस। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि ये वो खुशबू है, वो सार है जो किसी भी कविता को सच में जिंदा करता है। तो चलिए रस के इस कमाल के कॉन्सेप्ट को थोड़ा और करीब से जानते हैं। इसे भारतीय काव्यशास्त्र में आप कह सकते हैं कि कविता की आत्मा माना गया है, वो शक्ति जो सूखे शब्दों में जान डाल देती है। तो भाई, ये रस आखिर है क्या चीज? देखिए, इसका लिटरल मतलब है जूस या एसेंस। जैसे किसी फल का असली मजा उसके रस में होता है ना? ठीक वैसे ही कविता का रस वो इमोशनल एक्सपीरियंस है जो उसे पढ़ने या सुनने वाले के दिल में पैदा होता है। ये सिर्फ एक इमोशन नहीं, बल्कि एक खूबसूरत एहसास है। और सबसे दिलचस्प बात क्या है पता है? ये रस कोई अचानक से पैदा होने वाली चीज नहीं है। हमारे पुराने विद्वानों ने इसे बनाने की, इसे गढ़ने की एक पूरी विधि, एक तरह की रेसिपी तैयार की थी। और उस रेसिपी का जो बेस है वो है आचार्य भरत मुनि का ये मशहूर सूत्र। इसका मतलब ये है कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भाव, जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तब जाकर रस पैदा होता है। सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना? कोई बात नहीं, चलिए इसे एकदम आसान बनाते हैं। तो इसे एक रेसिपी की तरह ही सोचिए। सबसे पहला इंग्रेडिएंट है विभाव, यानी इमोशन की वजह। मान लीजिए किसी योद्धा को जंग के लिए तैयार देखना। दूसरा है अनुभव, यानी उस वजह से शरीर पर होने वाला असर, जैसे रोंगटे खड़े हो जाना। और तीसरा है संचारी भाव, मतलब मन में आने जाने वाले छोटे छोटे इमोशंस, जैसे गर्व या जोश। और जब ये तीनों परफेक्ट कॉम्बिनेशन में मिलते हैं, तब जाके वीर रस का वो जबरदस्त एक्सपीरियंस होता है। अब देखिए, मध्यकाल में इसी रेसिपी का इस्तेमाल दो बिल्कुल अलग अलग तरीकों से हुआ। पहले बात करते हैं भक्ति काल की, वो दौर जब कविता भगवान से बात करने का एक जरिया बन गई थी। भक्ति काल में रस कोई किताबी नियम कानून नहीं था, बल्कि ये एक सच्चा, एक पर्सनल एक्सपीरियंस था। ये वो भाव था जो एक भक्त और भगवान के सीधे कनेक्शन से पैदा होता था। एक बहुत ही गहरा रूहानी एहसास जो सीधे दिल से निकलता था। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है सूरदास जी। उन्होंने रस के नियमों को पढ़ा नहीं, उन्होंने उसे जिया। जब वो बालक कृष्ण की शरारतों के बारे में लिखते हैं, तो वात्सल्य रस, यानी एक माँ बाप का अपने बच्चे के लिए जो प्यार होता है, वो आंखों के सामने जिंदा हो उठता है। ये एक सच्ची भावना थी, कोई बनावटी कलाकारी नहीं। तो भक्ति काल का निचोड़ बस यही था। यहाँ रस पढ़ने पढ़ाने की कोई थ्योरी नहीं, बल्कि महसूस करने और जीने की एक भावना थी। और फिर इसके बाद आया रीतिकाल, और इसने रस को एक बिल्कुल ही अलग मोड़ दे दिया। अब कविता का ठिकाना मंदिर नहीं, बल्कि राजाओं के दरबार थे। तो यहां अनुभव की जगह नियमों ने ले ली, और इमोशंस की ये कला एक तरह की साइंस बन गई। रीतिकाल के कवियों ने रस को एक फ्रेम में फिट कर दिया। उनका पूरा फोकस था परिभाषाओं, प्रकारों और सही सही उदाहरण देने पर। कविता को अलंकारों से, गहनों से सजाया जाने लगा, और सारे रसों पर एक रस हावी हो गया। वो था श्रृंगार रस, यानी प्रेम और सुंदरता का भाव। तो यहां फर्क एकदम साफ है। एक तरफ भक्ति काल था, जिसका फोकस था सच्चे अनुभव पर और मकसद था भगवान से जुड़ना। दूसरी तरफ था रीतिकाल, जिसका फोकस था नियमों पर और मकसद था परफेक्ट कला बनाना। एक स्पॉन्टेनियस था तो दूसरा स्ट्रक्चर्ड। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस दौर में कमाल के कवि नहीं हुए। भूषण जैसे कवियों ने नियमों में बंधकर भी ऐसी महारत दिखाई। उन्होंने अपने राजाओं की तारीफ में वीर रस का इतनी टेक्निकल परफेक्शन के साथ इस्तेमाल किया कि आज भी उसे पढ़कर जोश आ जाता है। ये चार्ट तो पूरी कहानी एक नज़र में दिखा देता है। देखिए, भक्ति काल के सर्कल में भक्ति और शांति जैसे रसों का बड़ा हिस्सा है, और रीतिकाल, वहां तो लगभग पूरा का पूरा सर्कल एक ही रस ने ले रखा है, श्रृंगार। तो सवाल उठता है कि इन दोनों युगों के बाद रस का क्या हुआ? इसका असर इतना गहरा क्यों है कि हम आज भी इसकी बात कर रहे हैं? क्योंकि रस ने हमारी कविता को सिर्फ शब्द नहीं दिए, उसे एक इमोशनल गहराई दी। इसने लिखने वाले और पढ़ने वाले के बीच एक ऐसा मजबूत पुल बना दिया जो आज तक टूटा नहीं है। और सबसे बड़ी बात, इसने संस्कृत के मुश्किल सिद्धांतों को आम लोगों की भाषा और उनके रोजमर्रा के अनुभवों से जोड़ दिया।
आखिर में रस ही वो चीज़ है जो पक्का करती है कि कविता सिर्फ दिमाग से ना पढ़ी जाए, बल्कि उसे रूह से महसूस किया जाए। यही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। और ये पूरी बातचीत हमें कला से जुड़े एक बुनियादी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। किसी भी आर्ट के लिए ज्यादा जरूरी क्या है? एकदम कच्ची असली भावना या फिर नियमों में सधा हुआ टेक्निकल